तो नमस्कार आप सभी प्यारे भाई बहनों का और शिक्षक शिक्षिकाओं का आपकी अपने क्लास वायरस में स्वागत है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्लास है वो आपका ईवीएस पर्यावरण से है, जो कि आपको टॉप 30 क्वेश्चन मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेट में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट विटेकर ने, आर्थर टॉन्सले ने, अर्नेस्ट हैकल ने। तो आपके जो है इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था, तो आपके अर्नेस्ट हैकल ने। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं हमारे, यानी चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें हमारी टोटल 3 प्रकार की होती हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपके किस राज्य में है? तो आपके यहाँ है, तो आपके मध्य प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो उत्तराखंड में है, बिहार में है, या फिर आपका उत्तर प्रदेश या असम में है। तो आपका विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन आपका अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपका बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो भोपाल को, नागपुर को, या मैसूर को, या आपका लखनऊ को। तो किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपको नागपुर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और क्लर्क बी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वन्य जीव सुरक्षा से, जल संरक्षण से, या आपका पर्यावरण संरक्षण से, या खेल से। तो क्लर्क बी बेबिन पुरस्कार किससे आपका संबंधित है? तो ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? तो अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, या जिनेवा प्रोटोकॉल, या टोक्यो प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी संधि या प्रोटोकॉल है जो अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? तो आपका अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एक पुरुष जिसका रक्त ओ है और एक रक्त ए है, स्त्री समूह वाली स्त्री से शादी करता है, तो उसके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने का संभावना कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है? तो 75%, 100%, 25%, या आपका 10%। तो कितना परसेंट हो जाएगा आपका? तो नीचे 25%, 50 या 25 कितना हो जाएगा? तो आपका तो ये आपके जो चांस है ये आपका टोटल 25% है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और टूटता हुआ उल्क यानी तारा है, टूटता हुआ तारा है, तो एक समान गति चलने वाला तारा है, या एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या फिर एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है, या उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर ही आग पकड़ लेता है। तो क्या है उल्का पिंड आपका? तो टूटता हुआ एक तारा है जो आपका, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो उल्का पिंड आपका क्या है? तो टूटता हुआ एक प्रकार का आपका तारा है ये। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो पृथ्वी पर प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। क्या? तो टूटता हुआ तारा है जो पृथ्वी पे आपका प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वैज्ञानिक अपने कार्यों में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, या वैज्ञानिक वित्त अनुसंधान का संचालन आपका संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है, या विज्ञान विश्वासों का एक प्रणाली है, या विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। तो आपका कौन सा है जो विज्ञान को प्रकृति का सबसे अच्छा आपका वर्णन करता है? तो कौन है? तो वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से क्या है? तो वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए विज्ञान का पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है आपका? तो पाठ्य वस्तु की तुच्छीकरण, या विज्ञान के उचित मज़ेदार तत्वों को शामिल करना, या विज्ञान की अवधारणाओं के समय आपके साथ कैसे विकसित होता है का समावेश है, या शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर का अनुसार सामग्री का समायोजन है। तो क्या है आपका? तो विज्ञान का पाठचर्या में आपका संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है? तो आपका तो शिक्षार्थियों के
तो क्या है, तो आपका शिक्षार्थियों के संख्यात्मक स्तर के अनुसार आपके सामग्री का समायोजन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकलात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? तो एक उपयोगी रणनीति क्या है? तो अवधारणा का मानचित्रण का उपयोग करना, या नियमित गृहकार्य देना, या प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, या चौथा नंबर है आपका प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो क्या हो जाए, अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अवधारणा मानचित्र का आपका उपयोग करना। आगे बढ़ते हैं। और विज्ञान विज्ञान शिक्षकों को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है, या फिर आपका यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, या शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। तो क्या है, तो विज्ञान शिक्षकों को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो आपका है, तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? तो इसमें हमारा ए, बी और सी ये हमारे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। कि क्या है, तो देखिए क्या कह रहा है कि विज्ञान शिक्षकों को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित करता है और विकसित करता है। ऑप्शन नंबर ए। और यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही दिशा करने में आपका प्रदान करता है, ये भी सही हो जाएगा। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, ये भी सही हो जाएगा। ए, बी और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? तो आपका शिक्षकों द्वारा सतत और असंरचनात्मक क्या तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो क्या प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, जो कि आपको क्या है, तो शिक्षकों द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन और बच्चों को अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। तो कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल क्या करता है? तो आपको दृश्य और श्रवण सीखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आगे देखिए क्या कह रहा है, रेशम के कीट जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका क्या है, तो रेशम फाइबर के कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं, या रेशम के कीट के कोकीन से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, या रेशम के कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। तो कौन सा आपका शामिल नहीं है? तो देखिए, अब चौथा नंबर की प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, तो ये हमारा जो है यह शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या था वो क्या? तो फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं था? तो आपका प्यूपा के आपके केसित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, ये आपका सही नहीं है। और देखिए, निम्नलिखित में से मानव की कौन सी ग्रंथि दो से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो कौन सी मानव की ग्रंथि जो आपकी अधिक हार्मोन स्रावित करती है? दो ग्रंथि दो से अधिक आपकी हार्मोन हार्मोन स्रावित करती है। तो आपकी अग्नाशय है, थायराइड है, एड्रिनल है, या पीयूष है? तो कौन सी है? ये आपकी पीयूष ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो नीचे दिए गए कौन सा कथन आपका सही है? कि सभी अधातुएं गैस होती हैं, सभी अधातुएं अतन्य तन्य होती हैं, या सभी धातुएं ठोस होती हैं, या सभी धातुएं कठोर होती हैं? तो कौन सा हमारा समझा कि सभी धातुएं आपकी तन्य होती है? क्या? तो सभी धातुएं जो आपकी होती है तन्य होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज को कहा जाता है? तो विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, या प्रवासी स्पीशीज, या संकटपन स्पीशीज, या विलुप्त स्पीशीज? क्या कहा जाता है आपका? आपका विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एक्स धातु वाई को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु जेड को उसके लवण विलयन से विस्थापित
करने योग्य नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियशीलता धातु कौन सी होगी? तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा आपकी जो आपकी अभिक्रियता धातु होगी वो आपकी जेड होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन दे रखा था जेड, और निर्धारित नहीं किया जा सकता एक्स और वाई। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जेड है। इसको आपकी अभिक्रियाशीलता धातु जो है कि सबसे ज़्यादा आपकी योग्य कौन सी योग्य नहीं होगी, इसमें सबसे ज़्यादा आपकी अभिक्रियता धातु कौन सी होगी? तो आपकी जेड। और बच्चे अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बल से किससे अधिक बल लगना चाहिए? तो अभिलंब बल, या पेशीय बल, स्थैतिक घर्षण, या आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या हो जाएगा आपका? तो स्थैतिक घर्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन आपको पहचानना है कि ध्वनि परिवर्तन में गमन नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल हमारा सत्य है। क्या? ध्वनि निर्वात में आपका गमन नहीं कर सकती। बाकी ध्वनि का तरंग तो उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है, कंपन की आवृत्ति में से। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सहायक नहीं होता है? तो लवण और जल को मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं होता? तो आसवन, उप उबालना, या निस्तारण, या आपका क्या है? और दूसरा निस्यांदन। तो क्या है? लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा सहायक नहीं होता है? तो आपका तो क्या हो जाएगा आपका? तो निस्यंदन। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी निस्यंदन। और देखिए, एक शिक्षिका का तनावग्रस्त बच्चे को पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो क्या? तो आपका आक्रामक व्यवहार। तो क्या है? तो आपका शिक्षिका कैसे तनावग्रस्त बच्चों को पहचान सकती है? तो आक्रामक व्यवहार द्वारा। और डैश के लिए मछली घर यानी एक्वेरियम में हवा पंप रखा जाता है। तो हवा पंप जो मछली घर में क्या रखा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने से। क्या? तो जो आपके मछली घर में आपका जो आपका रखा जाता है हवा पंप, उसे अधिक मछली ऑक्सीजन को आपको घुलने के लिए। और पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों का महत्व देना शिक्षक के लिए लाभ पहुंचाता है। तो क्या लाभ पहुंचाता है? तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षकों को लाभ पहुंचाता है। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार में जोड़ने और विमर्श और सीखने का बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? कि उनको एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकार पर बच्चों को के साथ उनका चर्चा करें। क्या? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उन्हें एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ उन्हें खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और टूटता तारा उल्का क्या है? टूटता तारा उल्का क्या है? तो आपका तो एक एक तारा जिसका एक सिर और पूँछ होती है। क्या? तो वो आपका एक तारा है जिसका एक सिर और पूँछ होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ते समय शिक्षिका यह समझने के लिए अनेक उदाहरण देते हैं कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। इसके द्वारा निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? तो आपका पर शिक्षिका यह समझना चाहिए कि कौन सा। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर से फेंकने से क्या? तो आपका ऊर्ध्वाधर ऊपर से फेंकी गई वस्तु को घर्षण कारण हमेशा हमारे वापस आ जाती है। क्या? तो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु जो है घर्षण बल के कारण हमारे पास ही वापस आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति देखती है कि स्टील की जो खाली कटोरी है
पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। यह तथ्य क्या है आपका? तो स्टील की जो है आपका, तो ये अब क्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो आपका बी। तो आपकी कील क्यों डूब जाती है? क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाले बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा हैं, जबकि लोहे की कील पर लगने वाले बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे और आज आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग-अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी पद्धति आपकी उचित है? तो कौन-सी आपकी उचित हो जाएगी? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी कि विद्यार्थियों का कहना है कि वह दिवाली से पहले बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे थे टॉप आपके ईवीएस के क्वेश्चन, जो कि आपके आपके सीटेड और यूपी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें और एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।